रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सृष्टि एक बहुत संस्कारी और प्यारी लड़की थी। उसकी शादी ध्रुव नाम के एक लड़के से हो जाती है, जिसकी माँ कोकिला बहुत ही लालची किस्म की महिला थी। कुछ समय तक सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन समय का पहिया अपना रुख बदलता है। सृष्टि के ससुराल वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ नाजुक कली, जल्दी सारा काम खत्म कर, अभी खाना भी बनाना है। हाँ जी माँ जी, किचन में हूँ यहाँ। किसी काम की नहीं है टॉयन। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब काम कर दूंगी, आप गुस्सा मत हो प्लीज। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कोकिला अपनी बहू को ताने देने और परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। एक दिन सृष्टि को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही वो ये बात घर वालों को बताती, घर वाले सुनकर बेहद खुश हो जाते। लेकिन उसकी सास का जुल्म करना बंद नहीं होता। वो दिन रात उसे परेशान करती ही रहती। कमजोरी और सही खान पान ना मिलने की वजह से प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम होने लगती है। किसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह, अरे ओ कामचोर, माँ बनने वाली है, अमीर नहीं जो तेरे आगे पीछे नौकर नाचेंगे। चल ये सिलेंडर उठाकर किचन में रख। पर माँ जी, मैं इतना भारी सामान कैसे उठा सकती हूँ? अरे जल्दी कर, जान नहीं है क्या बाजुओं में? अरे सास को सिखाएगी, सब जानती हूँ तेरी जैसियों की नौटंकी। करूँ तेरे घर फोन? सृष्टि जैसे तैसे भारी सिलेंडर उठाकर किचन में रख देती है। पर जैसे ही वो किचन में सिलेंडर रख के बाहर आती है, चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ती है। तभी वहाँ उसका पति ध्रुव आ जाता है। वो उसे पानी छिड़क कर उठाने की कोशिश करता है, पर सृष्टि होश में नहीं आती। वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ लेडी डॉक्टर मिस किंजल उसका इलाज करती हैं। जी, क्या इन्होंने कोई भारी सामान उठाया था? जी नहीं, ये तो सारा दिन बस आराम ही करती हैं। जी, रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती हैं। वैसे मैंने इनके सारे टेस्ट किए हैं, काफी ज्यादा कमजोरी है इनमें, और ऊपर से प्रेगनेंसी का दूसरा पड़ाव भी आ चुका है। आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्लीज इन्हें किसी भी तरीके से कोई भारी सामान ना उठाने दें, और ना ही इन पर किसी बात का कोई स्ट्रेस हो। जी, अगर ये आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझे नहीं पता। आप लोग कुछ भी करके जल्द से जल्द इसे होश में लाइए, घर लेकर जाना है। कैसे पति हैं आप? आपको अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से बिल्कुल प्यार और लगाव नहीं है। अरे जरूरत से ज्यादा काम करेंगी तो इनका बच्चा मर सकता है और इनकी जान पर भी बन सकती है। आपको इन्हें 2 दिन तक यहीं रखना होगा, तभी ये ठीक होंगी। मैं कुछ भी नहीं जानता डॉक्टर साहब। कैसे भी होश में लाइए इन्हें, ताकि मैं यहाँ से इन्हें जल्द से जल्द लेके जा सकूं। पता नहीं कैसी डॉक्टर हैं आप। एक मरीज तो होश में नहीं ला पा रही, बस इंग्लिश में चै 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 करी जा रही हो। होल्ड योर टंग मिस्टर ध्रुव। किससे बात करने कुछ होश है आपको? मैडम, आप मुझे तमीज बाद में सिखाइएगा, पहले इस महारानी को ठीक कीजिए जल्दी। माइंड योर लैंग्वेज। अब अगर एक और वर्ड कहा ना तो जेल में भिजवा डालूंगी आपको, छेड़खानी का आरोप लगवाकर। हॉस्पिटल में जरा तमीज से पेश आएं। यहाँ और भी मरीज हैं, सिर्फ आपकी वाइफ ही नहीं। इतना कहकर डॉक्टर वापस से आईसीयू में चली जाती है और सृष्टि का इलाज करती है। कुछ घंटों बाद उसे होश आता है। डॉक्टर उससे कहती है, हेलो सृष्टि, कैसे फील कर रहे हो आप? दर्द तो नहीं है ना? आई एम फाइन डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? यस, बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। पर यू नो ना, कमजोरी कितनी है तुम में। ओके डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगी। क्या हुआ?
आर यू ओके? सृष्टि अपनी पूरी आपबीती डॉक्टर को बताती है। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो किसी तरह एक दिन उसे हॉस्पिटल में रख लेती है और उसका इलाज करती है, लेकिन अगले ही दिन उसकी सास वहाँ आ जाती है और जबरदस्ती सृष्टि को वहाँ से ले जाती है। इस बार डॉक्टर भी उसे रोक नहीं पाती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर उसकी सास का अत्याचार कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन, अरे निठल्ली कामचोर, कहाँ बैठी है? इधर आ। ये गद्दे छत पर डाल कर आ। जी माँ जी, अभी रख देती हूँ। पर माँ जी, ये गद्दा तो बहुत भारी है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। आए हाय नास पीटी, अरे इस उम्र में मुझसे कह रही है काम करने को, कहीं मेरे घुटने में दर्द हो गया तो। माँ जी, ये सच में बहुत ज्यादा भारी है, आप ध्रुव से कहिए ना, वो मेरी मदद कर देंगे। ये मुअर मसूर की दाल, ज्यादा बकवास मत कर, आई मदद कर दो, एक काम तो होता नहीं है। जैसे तैसे गद्दों को उठाकर सृष्टि चलना शुरू करती है, पर संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी सास और पति उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आती हैं, जी क्या हुआ मेरी बहू को, ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, उनका बच्चा मर चुका है और सृष्टि की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ए राम, एक पल को ना मिला राम। हरी करम जली, तेरी वजह से मेरा हाय पोता मर गया, मेरे घर का चिराग मर गया, हाय हाय। ये क्या झूठा मूठा रोने का नाटक लगा रखा है आपने? आपकी जुल्मों और लापरवाही की वजह से ही सृष्टि ने अपना बच्चा खोया है। अरे डॉक्टर चुप हो जा, ज्यादा ज्ञान ना दे। हम हमारी बहू को जैसे चाहे वैसे रखे, तू होती कौन है? आई बड़ी प्रधानगिरी झाड़ने वाली। एक डॉक्टर हूँ और अच्छी इंसान भी। अब देखो क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा। आई एम सॉरी, सृष्टि इज नो मोर, हम उन्हें नहीं बचा सके। आए आए, दोनों मर गए, अब क्या होगा मेरे बेटे का? ना बहू है ना पोता। अब ये झूठा रोना बंद करो आप लोग, और हाँ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। हाँ जी मैडम किंजल, बुलाया था क्या आपने? हाँ इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन जालिम लोगों को। इन्होंने एक मासूम से बच्चे और उसकी माँ को मार डाला। ये दोनों सृष्टि नाम की गर्भवती महिला से दिन रात सारा काम करवाते और उसे इस हालत में भी मारते पीटते, जबकि वो सारा काम कर देती थी, और अब वो मर गई है इनकी वजह से। अरे तुमने शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? बहुत जुल्म कर लिया तुमने अपनी बहू पर, अब थोड़ा सा जुल्म ना भाई पुलिस भी करेगी तुम पर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही हैं। हम तो अपनी बहू को जरा आंखों पे बिठा के रखते थे, घर का काम तो मैं ही करती थी, देख के नहीं लगता? इंस्पेक्टर, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएंगी और आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। आप बस इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लीजिए। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, इन जैसे लोग ना बहुत आते हैं हमारे पास, और इनको सीधा करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है हमें। बस आप रिपोर्ट जमा कर देना थाने में। डॉक्टर किंजल सृष्टि को न्याय दिलवा देती हैं और कोर्ट में केस दर्ज करवाती हैं। सभी सबूतों और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत उसके ससुराल वालों को 10 साल की सजा सुनाता है। जेल में पड़े पड़े ध्रुव और कोकिला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और मन ही मन दोनों पछतावे की अग्नि में जलने लगते हैं। कंचन नाम की एक बहुत ही सीधी साधी और गुणी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ रमा, पिता श्यामलाल और बड़ा भाई राकेश था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था।
पर कंचन की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा कंचन, जरा पानी तो ला मेरे लिए। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप पानी दे दीजिए ना पापा को। अरे क्या हुआ मेरी लाडो को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटी तू आराम कर। ज्यादातर तो तू बीमार ही रहती है। अरे अगर कल को तेरी शादी होगी तो क्या ससुराल में भी ये लक्षण दिखाएगी हैं? अपनी सास को भी ऐसे बोलेगी कि उठ के पानी ले? अरे हिम्मत कर, उठ पानी दे। पापा ये लीजिए पानी। माँ अरे सोने दो ना उसे। हाँ हाँ, हिमायत ले लो अपनी बहन की। जब आगे इसके ससुराल वाले बोलिए ना तो तुम ही जाइयो इसके साथ, समझे? ऐसे ही एक दिन कंचन के लिए रघु नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़के की माँ मधुरमा एक बहुत ही ज्यादा जालिम और घमंडी किस्म की औरत थी। वही उसका बेटा रघु अपनी माँ की कठपुतली मात्र था। रमा जी, क्या क्या आता है आपकी बेटी को? सारा काम काज तो कर लेती है ना? अरे बहन जी, क्या बात कर रही हैं? सब सिखाया हमने अपनी बेटी को। ये जो आप देख रहे हैं ना नाश्ता, इसी ने बनाया है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है किसने क्या बनाया है। खैर समोसे बड़े अच्छे हैं। समय बीतता जाता है। कंचन और रघु की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती। जरा सी गलती हो जाने पर रघु उसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता। वो बेचारी चुपचाप सबके जुल्म सहती रहती। वक्त बीतता जाता है। जरूरत से ज्यादा काम करने और समय पर आराम ना मिलने के कारण बेचारी कंचन की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसे बहुत तेज बुखार होता है। अरे बहू, कहाँ मर गई? सारा काम पड़ा है। हाँ माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बड़ी आई, बीमारी का बहाना करके काम टालने वाली। तो क्या मैं करूं? नहीं नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी। हे भगवान, ये तो बहस ही करती रहती है। हाय, कैसी बहू ले आई, मुझे ही तेवर दिखा रही है। क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी मुझसे ही जुबान लड़ा रही है और कहती है तुम करो काम। बता। अरे ओ महारानी, उठ जा। मेरी माँ से काम करवा रही है? चुपचाप जाके काम कर घर का, और अगर नहीं कर सकती तो निकल जा यहाँ से। जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने माँ को काम करने के लिए नहीं कहा। थोड़ा ठीक होते ही मैं खुद कर दूंगी। अरे ये सब ड्रामे यहाँ मत कर, उठ और काम कर, बड़ी आई सोने वाली। और हाँ, आज जाके ना समोसे बनाना, मेरे ऑफिस वाले आने वाले हैं, उनको खिलाऊंगा। दिन बीतते जाते हैं। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, पर घर के कामों से पीछे नहीं हटती। ऐसे ही एक शाम किचन में, हे भगवान, कौन? अरियो, कहाँ चली रसोई घर छोड़कर? मैं अभी आती हूँ सासू माँ। अरियो, बीमारी की दुकान, क्या हुआ? जी माँ जी, कुछ नहीं, वो बस। अरे जाकर गरम पानी लेके आ मेरे लिए। ये लीजिए माँ जी, गरम पानी। अरे डायन, खोलता हुआ पानी ले आई। जलाना चाहती है क्या मुझे? नहीं नहीं माँ जी, ये पानी तो ठीक है, जितना आपने कहा था उतना ही गरम करके लाई हूँ। अरे सास को सिखाएगी? ये ले देख, कितना गरम पानी है। सासू माँ, नहीं 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 सासू माँ, प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज सासू माँ। तभी कंचन का भाई वहाँ आ जाता है। वो ये सब देख लेता है। कंचन, आंटी जी, अरे छोड़िए मेरी बहन को, मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार। अभी फोन करता हूँ पुलिस को। नहीं नहीं भैया, आप पुलिस को फोन मत कीजिए, वो तो गलती मेरी है। मैं बीमारियों के चलते घर का काम नहीं कर पा रही। बहन तू झूठ मत बोल, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है।
अरे भैया, वो तो सासू माँ मेरे हाथ की सिकाई कर रही थी। तू साथ चल मेरे, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। क्यों खामखा मुझसे अपने ससुराल वालों की गलतियाँ छुपा रही है? हाँ? प्लीज भैया, आप यहाँ से चले जाइए और जो हो रहा है उसे भूल जाइए। ये मेरे घर की बात है, इसे घर पर ही रहने दो। ये बात सुन राकेश वहाँ से आंखों में आंसू लिए चला जाता है, पर उसकी सास की जुल्म बंद ही नहीं होते। कंचन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन काम करते करते वो बेहोश हो जाती है। उसकी सास और पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है उसे लास्ट स्टेज का टीबी है। आप इसे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? इनकी तबीयत बहुत बार खराब हुई होगी। आपने अभी तक इन्हें दिखाया क्यों नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं बस कुछ दिनों में आने ही वाला था छुट्टी लेके। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपकी बहू इतना ज्यादा बीमार थी और आप लोगों को अब होश आ रहा है। कैसे परिवार वाले हैं आप? वो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। साथ ही आपकी बहू को कई गुम चोटें भी आई हैं। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तभी राकेश भी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर की रिपोर्ट्स और बात सुन तुरंत ही पुलिस को फोन कर अपनी बहन के ससुराल वालों की FIR दर्ज करवा देता है। पुलिस मधुरमा उसके बेटे रघु को जेल में डाल देती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से उन्होंने मासूम बहू पर जुल्म किए। जैसे ही कंचन को होश आता है, राकेश उसे सारी बात बताता है। नहीं भैया नहीं, ये आपने क्या किया? वो मेरा परिवार है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने तुझ पर इतने अत्याचार किए, जुल्म किए, तुझे टीबी की बीमारी तक हो गई। तू मौत के मुंह से वापस आई है। अगर उन्होंने तेरा इलाज पहले करवा दिया होता तो आज ये सब होता नहीं तेरे साथ। नहीं भैया, वो जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। आप प्लीज अपनी FIR वापस ले लो, वरना मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। राकेश को अपनी बहन के दबाव के कारण केस वापस लेना पड़ता है, जिसके कारण उसके ससुराल वाले जेल से रिहा हो जाते हैं और उल्टा कंचन ही डरकर अपनी सास से माफी मांगती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। भैया की वजह से आपको दिक्कत झेलनी पड़ी। प्लीज मुझे घर से मत निकालना सासू माँ, मैं सारे काम करूँगी। मेरी बहू, तुम मुझे माफ कर दे। मैंने इतने जुल्म किए, लेकिन तुझे फिर भी हमारी फिक्र रही और उल्टा तू हमसे माफी मांग रही है। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, मैंने आपको कभी भी गलत नहीं समझा। लेकिन मैं गलत थी बेटा। तू ठीक हो जा और घर चल। हाँ, आपकी बार समोसे मैं खुद बनाऊंगी तेरे लिए। हाँ। इस तरह जुल्मी ससुराल वालों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। साथ ही अपनी बहू कंचन के लिए प्यार और सम्मान की भावना जागने लगती है। अपने परिवार का सपोर्ट पाकर कंचन धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। इस तरह उनका परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। रीता एक गरीब परिवार में पली बढ़ी स्वाभिमानी लड़की थी। आर्थिक तंगी के चलते उसके माता पिता उसे पढ़ा नहीं पाते, जिस कारण उस पर अनपढ़ का धब्बा लग जाता है। पर किस्मत से उसकी शादी शिखर नाम के पढ़े लिखे अमीर लड़के से हो जाती है। उसके परिवार में उसकी सास शोभा और ससुर राम होते हैं। शिखर को अपनी गंवार बीवी जरा भी पसंद नहीं थी, पर अपने परिवार की खुशी के खातिर वो कुछ नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन, बहू, ओ बहू, सुन तो जरा। जी माँ जी, बस अभी आई। ले बहू, घर खर्च के पैसे संभाल कर अलमारी में रख देना। गिन क्या रही है? हाँ जी माँ जी, लाइए, मैं रख देती हूँ अभी। रख दिए ना? अरे हाँ, कभी पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक ले लेना। जी माँ जी। माँ जी, मैं बाजार जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ, खत्म हो गई है। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आइयो। मेरी और अपने बाबूजी की ले दवाइयाँ भी लेती आइयो।
रीता बाजार जा ही रही होती है, तभी उसकी नजर कॉफी शॉप में बैठे अपने पति शिखर पर पड़ती है, जो किसी अनजान लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले बैठा होता है। ये सब देखकर रीता को सदमा लगता है। उसकी तो मानो पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। खुद को संभालते हुए वो चुपचाप छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। गौरी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक वो गवार रीटा पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत में लिखी थी। ओफो, अरे कहाँ खो गए तुम? हाँ ना, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ओके, अब मैं चलती हूँ। आई एम गेटिंग लेट। ओके स्वीट हार्ट, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। लव यू टू, बाय। अपने पति और उसकी प्रेमिका की बात सुन रीता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर आकर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। उसे उदास और रोते देख उसके ससुर राम उससे पूछते हैं, अरे बेटा, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? कुछ नहीं बाबूजी, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू, तेरा ऐसा मायूस चेहरा देख मुझको बड़ी चिंता हो रही है। रोए ही जा रही है। अरे बता तो सही कि बात क्या है। तभी कुछ देर में शिखर घर पर आता है और घर में छाए उदासी भरे माहौल को देख बोल पड़ता है, अरे माँ, बाबूजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बावली पूछ, तू बता कि बहू क्यों उदास है? मुझे नहीं पता बाबूजी कि क्या हुआ है। अरे क्या हुआ है? कौन सा सदमा लग गया अब तुम्हें? अरे जवाब तो दो कम से कम। सारे जवाब तो आपने ही दे दिए, मेरे कहने के लिए बचा ही क्या है। खैर, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे बहू, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं माँ जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे तो क्या हो गया? क्यों ड्रामे मचा रही हो खामखा? तुम्हें भी सुख शांति पसंद नहीं आती? कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपकी जिंदगी में कोई और है, आप किसी और से प्यार करते हैं, तो क्यों जबरदस्ती मुझे इस रिश्ते में बांध के रखा है? ओह माय गुडनेस, तो आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया। चलो अच्छा है। हाँ, अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था आपको, हाथों में हाथ डाले बैठे थे ना। खैर कोई नहीं। हे भगवान, ये सब देखना ही बाकी रह गया था। बेटा तू ये क्या कर रहा है? आए माँ, मुझे वैसे भी ये गवार बिल्कुल पसंद ना थी और ना है। अपनी बीवी कहने में मुझे शर्म आती है। आप लोगों ने इस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैंने चुपचाप मान लिया क्योंकि आपकी इज्जत का सवाल था। लेकिन अब ये जाना चाहती है तो बेशक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ? माँ जी, बाबूजी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। दिन बीतते जाते हैं। किसी तरह अपने माता पिता को मनाकर शिखर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी से दूसरी शादी कर उसे अपने घर ले आता है। गौरी को अपने पढ़े लिखे होने पर बहुत घमंड होता है, जिसके चलते वो घर का कुछ भी काम नहीं करती। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी उसकी सास शोभा पर आ जाती है। सुनो ना, मुझे चाय पीनी है। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ और सबके लिए चाय बना दो। क्या नौकरानी समझा है क्या मुझे? मुझसे नहीं होता ये काम वाम, समझे आप? आए बड़े। अरे कोई इस तरीके से बात करता है क्या अपने पति से? सारा दिन बस फोन फोन फोन। हाँ तो? अरे तो क्या, कुछ काम भी कर लिया करो। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं गंवारों की तरह घर के काम में लगी रहूं? झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा चौका, मुझसे नहीं होता। मैडम इसमें बुराई ही क्या है? घर का काम करने से कोई गवार हो जाता है क्या? एक्सक्यूज मी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम MA इन इंग्लिश मीडियम, समझे? इतनी पढ़ी लिखी लड़की और ये काम तुम्हारी माँ है ना, माँ जो पढ़ी रहती है, उनसे बोलो वो कर लेंगी। हाउ डेयर यू, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? हाँ, गवार कहीं के,
अपनी गवार बीवी के साथ रह रह के तुम भी गवार हो गए हो। तुमसे कई गुना अच्छी तो मेरी पहली बीवी रीटा थी। तुम जैसी बड़बोली घमंडन लड़की से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। तो जाओ ना अपनी बीवी के पास वापस, मुझे क्यों सुना रहे हो? वैसे भी मैं इस लो स्टैंडर्ड फैमिली में ना एक पल नहीं रह सकती। हाँ। इस तरह गौरी शिखर का घर छोड़कर चली जाती है और उससे डाइवोर्स ले लेती है। वहीं शिखर को भी अपनी पहली बीवी रीता के अच्छे संस्कार और गुणों की कीमत समझ आने लगती है। साथ ही उसे अपने किए बुरे बर्ताव पर पछतावा होने लगता है। आत्मग्लानि से भरा शिखर माफी मांगने के लिए रीता के घर जाता है। रीटा, आई एम वेरी सॉरी रीटा, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि तुम कितनी भोली हो और बहुत अच्छी हो तुम रीटा। जी कोई बात नहीं, जो हुआ भूल जाइए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ रीटा, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर घर चलो प्लीज। मैंने आपको माफ तो कर दिया, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है और अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। रीटा मुझे माफ कर दो रीटा, मेरे साथ चलो रीटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जी नहीं, मैं अपना मन बना चुकी हूँ। मेरी लाइफ का एक लक्ष्य है, मुझे टीचर बनना है। मेरी जिंदगी अब उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी। रीता अपनी पढ़ाई पूरी कर एक टीचर बन जाती है। साथ ही अपनी ही तरह की खराब आर्थिक हालत, पारिवारिक दबाव से जूझ रही अनपढ़ लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देती है और वो मोहल्ले की औरतों और बुजुर्गों को भी शिक्षित करती है। उसके सभी परिवार और मोहल्ले वाले उस पर गर्व महसूस करने लगते हैं। इस तरह रीता सबको बता देती है कि एक नारी का शिक्षित होना समाज के लिए कितना जरूरी है। कियारा एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की होती है। उसके परिवार में उसकी माँ नैना और पिता विवेक होते हैं। उसे साहिल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जिसकी माँ दुर्गा और पिता प्रकाश दोनों ही बहुत ज्यादा लालची किस्म के लोग होते हैं। ऐसे ही एक दिन कियारा और साहिल शादी करने का फैसला लेते हैं और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलकर बात करते हैं। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। और इसी बीच साहिल के घर वाले बहुत सारा दहेज और कैश की डिमांड कर देते हैं। ये बात जैसे ही कियारा के कानों में पड़ती है, वो तुरंत साहिल के पास जाती और उससे पूछती है, साहिल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वालों ने हमसे कितना सारा दहेज मांगा है? अरे कियारा, ये बड़े लोगों का मामला है यार, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ओह, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस दहेज की वजह से मेरे परिवार वालों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। अरे तो क्या हुआ यार, इतना तो हर कोई करता है। तुम मुझसे प्यार करते हो या दहेज से? जाओ जाकर अपने घर वालों को समझाओ, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उन्हें समझाने के लिए, और तुम्हें दहेज तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अब ये शादी भी नहीं होगी। तुम जैसे लालची और डरपोक इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं कर सकती। लो अपनी अंगूठी और दफा हो जाओ यहाँ से। स्वाभिमानी कियारा लालची साहिल के साथ जुड़े अपने इस रिश्ते को तोड़ देती है। समय बीतता जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी अलग अलग घर में हो जाती है। कियारा की शादी धीरज नाम के एक लड़के से बिना दहेज दिए हो जाती है। उसकी सास कमला और ससुर कन्हैया बहुत अच्छे होते हैं। तो वहीं साहिल की शादी शगुन नाम की एक बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की से होती है, जो बहुत सारा दहेज लाती है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है कियारा के ससुराल में। माँ जी, देखिए आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, खा के तो बताओ कैसी बनी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है बिटिया, तोरे हाथों में तो जादू है, जादू।
सब आपका ही कमाल है सासू माँ। चलिए अब देखते हैं साहिल के घर में क्या चल रहा है। अरे बहू, आज की डेट में खाना मिल जाएगा क्या? मैं क्यों बनाऊं खाना? खाना बनाने के लिए नौकर रख लो ना। ट्रक भर भर के दहेज इसीलिए नहीं लाई थी। हाँ। अरे दहेज लाई है तो क्या खाना नहीं बनाएगी? मैं बहू हूँ, नौकर नहीं। खुद ही बनाओ जाकर। यूँ समझो मैंने अपने दहेज से ना खरीद लिया है आप सबको। आई बड़ी मुझसे काम कह रही हैं। तो देखा आपने क्या चल रहा है दोनों की जिंदगी में। एक तरफ दहेज वाली बहू रौब जमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिना दहेज वाली बहू परिवार को जोड़े जा रही है। वक्त बीतता है, दोनों ही परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस मुसीबत का सामना करती हैं शगुन और कियारा। कियारा के ससुराल में। अरे बहू, का दिन आ गए हैं हमरे। रोज ना रोज किसी ना किसी चीज की कमी होते ही जा रही है। हाँ माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कोई अच्छी नौकरी कर लूं, 4 पैसे आ जाएंगे घर पर। अरे नहीं बहुरिया, हम तो इतने काम कराई, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हमरे घर में। हाँ। अरे नहीं सासू माँ, मैं क्यों ना करूं? ये घर मेरा भी तो है ना, और घर की हालत खराब होगी तो हम मिलकर ही तो सुधारेंगे। साहिल के घर में। ओफो, तुम सबने तो मुझे गरीबी के दिन दिखा दिए। अब और नहीं रह सकती मैं यहाँ, जा रही हूँ यहाँ से। अरे तू कैसी बहू है, हमारे बुरे दिनों में साथ देने के बजाय हमें छोड़ के जा रही है। अरे करमजली डंकनी, मर क्यों नहीं जाती? ए बुढ़िया, जबान संभाल के। अब मैं एक पल नहीं रह सकती यहाँ पर। और हाँ, जो मैं ट्रक भरकर दहेज लाई थी और जो कैश दिया था ना मैंने, सारा सूद समेत वापस चाहिए मुझे। अरे क्या बोले जा रही है, हम वैसे ही मुसीबत में हैं और तू हमसे ही पैसे मांग रही है, शर्म नहीं आती? हाँ ए बुढ़िया, अगर सारे पैसे नहीं दिए ना तो तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। तुम्हारी नानी ना याद दिला दी ना तो कहना। ऐसे ही कियारा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ लेती है और खूब पैसा कमाती है। तो वहीं शगुन अपने ससुराल वालों को धमकी दे घर छोड़कर चली जाती है और अपना सारा दहेज का पैसा वापस मांगने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन कियारा के घर पर, बहुरिया तूने तो हमरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मेरी लाडली बहू है। नहीं नहीं माँ जी, आपसे ज्यादा तो मैं खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसी सास मिली। इतना अच्छा परिवार मिला जिसने मुझे बिना दहेज के अपनाया। अरे लाडो, ऐसा ना बोल। दहेज तो कलेश की जड़ होवत है। शांति तो घर में तोरे जैसी बहुरिया मिलने से आती है। हाँ, चलिए देखते हैं कि शगुन डाउरी का क्या इस्तेमाल करती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये ही है वो लोग जिन्होंने मुझसे बहुत सारा दहेज लिया और अब और भी ज्यादा दहेज के लिए मुझे घर से निकाल दिया। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। अरे बहू, ये सब क्या है, क्या बोल रही है? कुछ होश है? हमने कब निकाला तुझे? तू खुद ही तो घर छोड़ के गई थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारा घर गरीबी की वजह से छोड़ दिया था और हम पर अब झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे शाणे, ये सब ना थाने में जाकर कहियो, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज की गई है इनके द्वारा और तुम सबके खिलाफ सबूत भी है मेरे पास, जब तुमने इनसे दहेज लिया था। ठीक है, चल भाई जेल चल। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलेगा ना तो पड़ेंगे डंडे। अब तो तुम लोगों को जेल में सबक मिलेगा। चलो, वरना डंडे मारते हुए लेके जाऊंगा।
इस तरह दहेज लाने वाली बहू शगुन अपने ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना के केस में जेल की चक्की पिसवा देती है और जिंदगी भर उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिन दहेज के साथ ब्याही गई अपनी कियारा सूझबूझ से अपने ससुराल की आर्थिक हालत सुधार घर को खुशनुमा कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दहेज के साथ और बिन दहेज के साथ आई हमारी बहुएं कियारा और शगुन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।